मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से जारी सभी 70 उम्मीदवारों की लिस्ट में 15 मौजूदा विधायकों के टिकट कट गए। इनमें दिल्ली कैंट सीट भी शामिल रही, जहां मौजूदा विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह की जगह वीरेंद्र कादियान को उम्मीदवार बनाया गया, जिनका उनके समर्थकों ने फूलों की माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। वीरेंद्र कादियान को टिकट मिलने की खुशी में उनके समर्थकों ने ढोल बजाकर और आतिशबाजी कर जश्न भी मनाया। वीरेंद्र कादियान ने दिल्ली कैंट से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी का आभार जताया और चुनाव में जीत का भरोसा दिया। पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे टिकट दिया दिल्ली कैंट विधानसभा से, और मैं दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्रवासियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। वहीं कैंट सीट से टिकट कटने से खफा मौजूदा विधायक कमांडो सुरेंद्र ने वीरेंद्र कादियान की जीत को मुश्किल बताया और उनकी उम्मीदवारी पर दोबारा विचार किए जाने की उम्मीद जाहिर की। वो नहीं जीत पाएंगे। ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि वो मेंबर का चुनाव लड़ा था, जहाँ पर वो रहा, जिस फोर्स में रहा, उसी वार्ड से जो ना उनको 1000 वोट भी नहीं मिले थे। चीन के शीनिंग शहर में एक बस हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा एक बस स्टैंड की जमीन धंसने की वजह से हुआ और इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बस के वहां पहुंचते ही कतार में खड़े लोग उस पर चढ़ते नजर आए, लेकिन तभी बस के नीचे की जमीन अचानक धंस गई और बस उसमें समाने लगी। बस को गड्ढे में गिरता देख उसमें सवार लोग बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन कुछ लोग नहीं निकल पाए और गड्ढे में जा गिरे। कुछ ही सेकंड बाद वहां किनारे लगा बिजली का एक खंभा भी गड्ढे में जा गिरा, जिसके बाद गड्ढे में एक जोरदार धमाका हुआ। हादसे की जानकारी मिलने पर राहत और बचाव दल के लोग वहां पहुंच गए और हादसे वाली जगह को घेर लिया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने गड्ढे में गिरे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। हादसा अस्पताल के बिल्कुल बगल में हुआ था, जिसके बाद घायलों को तुरंत वहां भर्ती करवा दिया गया। बाद में क्रेन की मदद से बस को भी गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया। यूपी के देवबंद में मुस्लिम महिलाओं ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ धरना दिया और प्रदर्शन किया, जो ख्वातीन एक्शन कमेटी नाम के एक संगठन की अगुवाई में हुआ, जिसके लिए मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में घरों से निकली और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जुलूस निकाला। इस बीच मुस्लिम महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। शहर भर में जुलूस निकालने के बाद महिलाएं एक मैदान पर इकट्ठा हुई, जहां उन्होंने सीएए को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। जो बिल्कुल काला कानून है, आप इसको वापस लें और हम इसकी वजह से कई जाने गई हैं। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए देवबंद में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात रहा। जेएनयू हिंसा केस की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दूसरे दिन भी यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ छात्रों से पूछताछ की। इस मामले में एक दिन पहले जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष समेत 3 छात्रों से पूछताछ की गई, जबकि दूसरे दिन क्राइम ब्रांच ने 2 छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान पहले की तरह जेएनयू के बाहर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात रहे, ताकि किसी भी तरह के हंगामे को तुरंत रोका जा सके। जेएनयू हिंसा मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने कैंपस के अंदर ही एडमिन ब्लॉक में अपना दफ्तर बनाया है। एक दिन पहले ही सोमवार से ये पूछताछ शुरू हुई थी, जिसमें आयशी घोष जो प्रेसिडेंट है जेएनयू की, और उसके साथ ही 2 और छात्रों के साथ पूछताछ हुई थी। जिन 2 छात्रों को दूसरे दिन क्राइम ब्रांच ने हिंसा मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, उन्होंने 5 जनवरी की घटना में अपनी भूमिका होने से इनकार कर दिया। अगर मैं आज इधर आपके साथ बात कर रही हूँ, कोई मेरा फोटो खींच के बोले कि मैं वायलेंस पे हूँ, तो ये नहीं हो सकता। मेरे साथ 2 दोस्त और थे, उनको बोला कि यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, निकल जाते हम लोग हॉस्टल, तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। उधर जेएनयू हिंसा मामले में यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसरों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि 5 जनवरी को हुई हिंसा में यूनिटी ऑफ लेफ्ट और फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस नाम के 2 व्हाट्सएप ग्रुप सामने आए, जिनके 37 सदस्यों की पहचान कर ली गई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि वो इन दोनों व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोगों के फोन जब्त करे और पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भेजे। साथ ही याचिका में की गई अपील पर हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप और गूगल को आदेश दिया कि वो 5 जनवरी की हिंसा का डेटा सुरक्षित रखें। इसके अलावा कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को आदेश दिया कि वो दिल्ली पुलिस को सभी जरूरी सबूत जल्द मुहैया करवाए। नवी मुंबई के बाशी इलाके में ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक महिला को समंदर में कूदने से बचा लिया। बताया गया कि यह महिला खुदकुशी करने के इरादे से समंदर के किनारे पहुंच रही थी और जैसे वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसे समंदर में कूदने की कोशिश करते देखा, तो वो उसे बचाने के लिए सबके करीब पहुंच गए, जिस पर वो सबको पीछे हटने के लिए कहने लगी और पास आने पर कूदने की धमकी दी। हालांकि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने महिला को बातों में उलझाए रखा। वो महिला से उसके परेशान होने की वजह जानने लगा और काफी देर तक वहां पर हंगामा होता रहा, जिस पर लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई।
इस बीच जैसे ही महिला की नजर ट्रैफिक पुलिस कर्मी से हटी तो उसने भागकर उसे पकड़ लिया और बाकी लोगों ने भी महिला को वहां से हटाया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने समझा बुझाकर महिला को उसके घर भेज दिया। दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में एक फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान पुलिस को जंगली जानवरों की खाल और सींग बरामद हुई। पुलिस की इस कार्रवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स भी शामिल हुआ, जिसमें पुलिस को फार्म हाउस से 2 चीतों की खाल, एक शेर की खोपड़ी, हाथी के 2 दांत और कछुए का एक कवच मिला। इसके अलावा जिन जानवरों के शिकार पर बैन है उनसे जुड़ा सामान भी मिला। आपको मैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, ये चीता का खाल है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। हालांकि जो फार्म हाउस का मालिक है उनका कहना है कि इसका लाइसेंस है उनके पास, वो बाकायदे उसके लिए चेक करवाएंगे, पीएफए को देंगे। खुद को फंसता देख फार्म हाउस के मालिक ने सफाई दी और बरामद सामान का लाइसेंस होने का दावा किया। मेरे पास 3 वाइल्ड लाइफ है, 2 चीते, 1 शेर, इन तीनों का मेरे पास लाइसेंस है, ठीक है। बाकी 2 जो हाथी के दांत है ये प्लास्टिक है। वहीं एनजीओ के लोगों ने फार्म हाउस से जानवरों की खाल की तस्करी का आरोप लगाया और इस मामले में जांच की मांग की। करीब ये 15 से 20 वाइल्ड एनिमल्स की ट्रॉफी और आर्टिकल्स मिले हैं जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित और गैर कानूनी हैं। भोपाल में कारोबारी 1 लाख रुपए की चिल्लर लेकर सामान ढोने वाली गाड़ी खरीदने के लिए पहुंच गया। बताया गया कि कारोबारी के पास 1 लाख रुपए के सिक्के जमा हो गए थे, जिन्हें बैंक ने भी लेने से मना कर दिया। इसके बाद वो सिक्के 5 थैलों में भरकर गाड़ी खरीदने के लिए पहुंच गया। हालांकि पहले तो शोरूम मालिक ने चिल्लर देखकर गाड़ी देने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वो राजी हो गया। बताया गया कि इन सिक्कों को गिनने के लिए शोरूम के मालिक को 16 कर्मचारी लगाने पड़े, जिनको 1 लाख रुपए की चिल्लर गिनने में करीब 7 घंटे लग गए। कारोबारी ने बताया कि दुकानदारों से रकम अक्सर सिक्कों में मिलने की वजह से 6 महीने में उसके पास 1 लाख रुपए की चिल्लर इकट्ठा हो गई थी। पहले तो मना किया, फिर धीरे धीरे वो मैं इतना लूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं लूंगा, फिर वो 1 लाख रुपए के सिक्के ले लिए। दक्षिणी थाईलैंड में पहाड़ी से लटके एक बेस जंपर को सुरक्षित निकाल लिया गया। चोटी से छलांग लगाने के बाद उसका पैराशूट एक चट्टान में फंस गया था और वो जमीन से करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर ही फंस गया। इस दौरान वो कई घंटे तक पैराशूट की रस्सियों के सहारे लटकता रहा। काफी कोशिश के बाद भी वो वहां से निकलने में कामयाब नहीं हुआ। इस दौरान जमीन पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे देख लिया, जिसके बाद उसके रेस्क्यू की तैयारियां शुरू की गईं। सबसे पहले बचाव दल के लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और वहां से नीचे की तरफ रस्सी फेंकी, जिसके बाद एक बचाव कर्मी रस्सी के सहारे फंसे हुए आदमी तक पहुंचा। नीचे पहुंचने के बाद उसने पैराशूट में उलझे बेस जंपर को अपनी रस्सी से बांध दिया और उसे निकालने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद उसे रस्सी की मदद से ऊपर खींच लिया गया। इस हादसे में उसे हल्की चोटें भी आईं, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने उसे सहारा देते हुए पहाड़ से नीचे उतारा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चेन्नई के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। सीएए पर हो रहे प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने कहा कि देश तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन निजी स्वार्थों वाले लोग देश को गुमराह कर अशांति फैलाना चाहते हैं। टुडे as India is developing at a rapid pace and things that were seen as impossible are becoming a reality, the same vested interest group is unable to digest the changes. They are trying their level best to mislead, confuse and cause unrest. वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में प्लास्टिक के खिलाफ एक खास अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत जो छात्र कचरे में फेंका जाने वाला प्लास्टिक प्रशासन के पास जमा कराएंगे, वो ऑटो रिक्शा में मुफ्त सफर कर सकेंगे। आईआईटी बीएचयू का दावा है कि ये सभी ऑटो रिक्शा उसके बनाए डीजल से चलेंगे और ऐसी दलील है कि ये डीजल उसी प्लास्टिक से बनाया जाएगा जो प्लास्टिक छात्र कचरे में डालने के बजाय जमा करा देंगे। अभी हम लोग जस्ट टेस्टिंग फेज में ही हैं, तो हो सकता है कि शायद ये ऑटो जो डीजल पे वर्क करते हैं, ऑटोमोबाइल्स, तो उसमें ये वर्क कर सकता है। दावा है कि आईआईटी बीएचयू में जो मशीन तैयार की गई है उससे प्लास्टिक से डीजल बनाना आसान है। इसके लिए पहले वो मशीन में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और बाद में जब ये राख जैसा दिखने लगता है तब खास प्रक्रिया के तहत इससे डीजल बनाया जाता है। छात्रों को यही बताने के लिए आईआईटी बीएचयू में एक खास अभियान की शुरुआत की गई है। बच्चों के बीच में ये उत्साहवर्धन करना कि आप जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उसको अगर आप कहीं जमा करते हो तो उसके बदले में हम आपको एक टोकन देंगे, और वो प्लास्टिक से जब हम पायरोलिसिस के प्रोसेस से जो इनके प्लांट है उसके थ्रू डीजल और पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं, उससे हम एक ऑटो रिक्शा चलाएंगे और वो टोकन आप ऑटो रिक्शा में यूज करके आप फ्री राइड ले सकते हो। आईआईटी बीएचयू के मुताबिक अभी इस डीजल का टेस्ट किया जा रहा है और कामयाब होने पर बड़े पैमाने पर इसे मुहिम में बदला जाएगा।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। सीएम योगी सुबह तड़के ही मंदिर पहुंच गए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। मकर संक्रांति के पावन मौके पर सीएम योगी ने पूजा की। स्विट्जरलैंड के ओशिनेन में एक पूर्व ब्रिटिश नौसैनिक का 5000 फीट की ऊंचाई के स्कीइंग करते हुए झील में उतरने का वीडियो वायरल हो गया। टिम हॉवल के स्टंट का यह वीडियो उनके हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें वो बर्फ से ढके पहाड़ पर स्कीइंग करते हुए झील में उतरते दिखाई दिए। इससे पहले टिम ने पहाड़ की ढलान पर स्कीइंग करते हुए नीचे झील की तरफ छलांग लगाई। छलांग लगाने के बाद उन्होंने अपना पैराशूट खोला और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कुछ ही सेकंड में वो जमी हुई झील पर उतर गए और फिर वहां स्कीइंग करने लगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवानों ने गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। 100 से ज्यादा जवानों ने स्ट्रेचर पर महिला को अस्पताल पहुंचाया। महिला को अस्पताल पहुंचाने में करीब 4 घंटे का समय लगा। डिलीवरी के बाद महिला और बच्चा दोनों सेहतमंद है, जिसकी जानकारी सेना ने ट्वीट कर दी। महाराष्ट्र के नागपुर में एक ट्रक ने एक पिकअप वैन को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे के वक्त ट्रक एक चौराहे से गुजर रहा था, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार पिकअप वैन उसके सामने आ गई, जिसके बाद ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले वो ट्रक चौराहे के दूसरी तरफ से आता दिखा, लेकिन जैसे ही वो ट्रक चौराहे के बीच में पहुंचा, दूसरी तरफ से आ रही एक गाड़ी उसके ठीक सामने आ गई। तेज रफ्तार गाड़ी ने ट्रक के आगे से निकलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो आगे निकल पाती, उसकी ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद गाड़ी पलटते हुए कई मीटर दूर जा गिरी। टक्कर मारने के बाद ट्रक भी वहीं खड़ा हो गया। हालांकि भीड़ बढ़ती देख वो दोबारा आगे बढ़ने लगा। इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी ने अपनी गाड़ी से उतरकर ट्रक को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग भागते हुए पिकअप वैन के पास पहुंचे और उसमें फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करने लगे। इस हादसे में पिकअप वैन में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। लाहौल स्पीति में बर्फ से मकान ढक गए। घरों के आंगन में बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। एक घर में तो जैसे बर्फ के पहाड़ ही बन गए। मकानों की छतों पर बर्फ की सतह और ज्यादा मोटी हो गई। ऊपर से पानी, बिजली और खाने पीने की चीजें मुहैया नहीं होने से लोगों की मुसीबत ज्यादा बढ़ गई। लाहौल स्पीति की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है और आलम यह है कि कई रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो चुके हैं। घरों के छतों के ऊपर बर्फ है, खुले इलाके में बर्फ है, जिससे लोगों के जनजीवन में दिक्कतें आ रही हैं। कमोबेश बर्फबारी का यही आलम हिमाचल प्रदेश के चंबा का भी है। वहां भी भारी बर्फबारी के बाद लोगों का जीना मुश्किल है। एक खुदाई वाली मशीन भी खड़ी दिखाई दी, जिसे बर्फबारी रुकने के बाद बर्फ हटाने के लिए खड़ा किया गया और मशीन की मदद से बर्फ को हटाने का काम होना है। लेकिन आप देखिए कि बर्फ के बीच में ये खुदाई करने वाली मशीन भी खड़ी हुई है और इस बर्फ को हटाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनवरी का महीना है और सैलानी काफ़ी तादाद में चंबा पहुंचते हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी, रिकॉर्ड बर्फबारी इस सीजन हुई है, जिससे लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी की वजह से 9 दिनों से सड़कें बंद पड़ी हैं, जिससे वहां के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मशीन को बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है मशीनों से, और बर्फ इतनी ज़्यादा है कि उसे हटाने में वक्त लग रहा है। सड़क का कुछ हिस्सा भी खुल पाया है, तो कुछ ही हिस्सा खुल पाया है और मशीन की मदद से, फावड़े की मदद से ये बर्फ को हटाने का काम जारी है। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सड़क कहाँ पर थी। ये देखिए, और जो ये प्रोसेस पूरा होता है, जब मशीन की मदद से बर्फ़ को हटाया जाता है, तो उसमें भी काफ़ी वक्त लगता है और सड़क का कुछ हिस्सा ही खुल पाया है। सड़कें बंद होने से जो पिथौरागढ़ से सटे हुए गांव हैं, उनका संपर्क कट चुका है और सड़कों पर सिर्फ आप देखिए कि फावड़े की मदद से बर्फ़ को हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ मशीन है, और इसमें भी घंटों बर्बाद हो रहे हैं। और उसके बाद जो रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, इससे मुसीबत ज़्यादा बढ़ गई है। बेटली धार के पार तक रोड बंद है, यानी कि 10 किलोमीटर यहाँ से अभी सड़क खुलनी बाकी है। यहाँ देख रहा हूँ मैं हरकोट बैंड में ही 2.5 से 3 फीट बर्फ जमा है रोड में। अभी हम मोटर सड़क पे मैं खड़ा हूँ और जिससे यहाँ के जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई है।
और मार्केट में खाद्य पदार्थ बहुत महंगे हो गए हैं। हम उनचास से 6 किलोमीटर की दूरी पे हम खड़े हैं। इन्होंने 9 दिन की बर्फबारी में मात्र भी जो है 6 किलोमीटर सड़क खोल पाए हैं। अभी यहाँ से काला मुनी तक लगभग 10 किलोमीटर दूरी है जहाँ पे एम्बुलेंस आया है और बड़ा जोखिम जगह है। वहाँ पे इन लोगों की दोनों तरफ से मशीनें नहीं पहुँची है। कितने दिन से बर्फ हटा रहे हो? आज हो गए सर 9 दिन से लगातार बर्फ हटा रहे हैं जनता के लिए। पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी में राष्ट्रपति के खिलाफ हुए प्रदर्शन में एक लड़के की मौत हो गई। वहां राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे ने तीसरी बार कुर्सी हासिल करने के लिए संविधान में बदलाव की कोशिश की, जिसके बाद लोग भड़क गए और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस के रोकने पर वहां हिंसक झड़प शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने रेल की पटरी पर कब्जा करने की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह आगजनी की और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वहां भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन इलाके के लोगों ने पुलिस पर अत्याचार करने का आरोप लगा दिया। गिनी में पिछले कुछ वक्त से जारी इन प्रदर्शनों को विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन है, जिन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ बड़ी रैली भी निकाली। निर्भया केस में मुकेश नाम के दोषी ने निचली अदालत के डेथ वारंट को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। निचली अदालत से निर्भया के चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया गया था, जिस पर एक दोषी ने नया दांव चल दिया और इसके अलावा मुकेश ने राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका भेज दी है। अब ये याचिका पहले दिल्ली सरकार के पास पहुंचेगी और फिर गृह मंत्रालय होते हुए राष्ट्रपति तक जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार डीएसपी देविंदर सिंह के बहाने कांग्रेस ने एक बार फिर आतंकवाद को धर्म से जोड़ते हुए पुलवामा हमले की दोबारा जांच की मांग कर दी, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी तकरार शुरू हो गई। क्योंकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने डीएसपी देविंदर सिंह की गिरफ्तारी पर ट्वीट करके इसे भी धर्म से जोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर देविंदर सिंह का नाम देविंदर खान होता तो बीजेपी और आरएसएस के लोग बवाल मचा देते। आरएसएस बीजेपी आर remaining reticent on Devinder Singh issue. Is it because he is Devinder Singh? While the same silence and reticence would have been prevailed if the name got turned into Devinder Khan. That was my argument. अधीर रंजन चौधरी के बयान पर बवाल शुरू ही हुआ था कि कांग्रेस ने सवाल उठा दिया कि कहीं देविंदर सिंह के तार पुलवामा आतंकी हमले से तो नहीं जुड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये मांग भी कर दी कि देविंदर सिंह के जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक के संपर्कों की जांच होनी चाहिए। और क्या देविंदर सिंह के तार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में या जम्मू कश्मीर के बाहर दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन में किसी व्यक्ति या समूह से जुड़े हुए तो नहीं, जो भारत के खिलाफ सत्ता में बैठकर षड्यंत्र कर रहे हैं। इस सारे मामले की जांच होने की, गंभीर जांच होने की, गहन जांच होने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने हमला किया तो पलटवार करने में बीजेपी ने देर नहीं लगाई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पुलवामा आतंकी हमले पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मीडिया के सामने आकर जवाब देने की चुनौती दी। आप अगर मानते हैं कि पुलवामा के हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था, पाकिस्तान ने पुलवामा का हमला नहीं कराया, तो किसने कराया? आप आके कैमरे पे बोलिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी डीएसपी देविंदर सिंह की गिरफ्तारी पर राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पॉलिटिकल पार्टीज बदकिस्मती है कि ऐसे इंसिडेंट्स को जिनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है भारत की सुरक्षा के साथ है, उसके ऊपर अपनी वो सियासत खेलते हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के इस विवाद में दूसरी पार्टियां भी अपने अपने सवालों के साथ मैदान में उतर आईं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने 14 देशों के राजनयिकों के दौरे में देविंदर सिंह को सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात करने पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, तो शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने 2016 में उरी में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले का मुद्दा उछालते हुए देविंदर पर शक जताया। वहीं गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के डीएसपी देविंदर सिंह के आतंकवादियों से संबंधों की जांच एनआईए को सौंप दी, जिन्हें 3 दिन पहले 3 आतंकवादियों के साथ जम्मू श्रीनगर हाईवे से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक देविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े आतंकी इरफान के संपर्क में थे। आतंकी इरफान को हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन का बेहद करीबी माना जाता है, जिसके जरिए ही देविंदर सिंह ने कश्मीर में सक्रिय आतंकी नवीद से संपर्क किया।
डीएसपी देविंदर सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले श्रीनगर में पुलिस की एंटी हाईजैकिंग टीम में तैनात थे, जिन्हें 2018 में वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। और अब इस बात की जांच भी शुरू हो गई है कि देविंदर सिंह को वीरता पदक कैसे मिला। साथ ही इनकम टैक्स ने देविंदर सिंह की संपत्तियों की जांच भी शुरू कर दी है, जिन पर पैसे लेकर आतंकवादियों की मदद करने का आरोप है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर की जमानत पर आज सुनवाई होगी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट सुनवाई करेगी। दरियागंज में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया था। 15 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में छात्रों पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए एएमयू प्रशासन ने शिकायत करने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ की कवर्धा से पुलिस ने अवैध तरीके से भारत लाए गए एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। मुंबई के कुर्ला स्टेशन के नजदीक 2 मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिस वजह से बाकी ट्रेन लेट हो गई। अगरतला के तीर्थमुख मेले में त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव ने पूजा और स्नान किया। महाराष्ट्र के पुणे में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। अहमदाबाद में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध वाली पतंगों को उड़ाने पर पुलिस ने गुजरात विद्यापीठ के कुछ छात्रों को रोक दिया। आरोप है कि मकर संक्रांति के मौके पर कुछ छात्र वहां सीएए के विरोध में संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे लिखी पतंगों को उड़ा रहे थे। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम गुजरात विद्यापीठ पहुंच गई और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध वाली पतंगों को उड़ाने से छात्रों को मना किया, जिस पर छात्र भड़क गए और पुलिस वालों के साथ बहस करने लगे, जबकि पुलिस के अधिकारी छात्रों को समझाने की कोशिश करते दिखे। दो पक्षापक्षी हो गए, नहीं है कोई भी अगेंस्ट में, पुलिस में हम कोई हमारे अगेंस्ट में यहाँ नहीं है। इस दौरान वहाँ मौजूद एक छात्र ने कैंपस के अंदर पुलिस वालों पर ID कार्ड और आधार कार्ड मांगने का आरोप लगाया। मैं अंदर ही हूँ, मुझसे कह रहे हैं आप अपना आई कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। क्यों दिखाऊं मैं आधार कार्ड? उधर सीएए का विरोध करने वाले आईपीएस अफसर अब्दुल रहमान को महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड में नौकरी का ऑफर दिया। पिछले महीने संसद से नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया था और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। उल्टा महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने अब्दुल रहमान को राज्य के वक्फ बोर्ड में नौकरी का ऑफर दे दिया। तो अगर कोई ईमानदार अफसर जिससे कहीं ना कहीं कम्युनिटी को लेके कोई सेंटिमेंट जिसके साथ है, ऐसा अफसर उस पद पे बैठ जाएगा तो कम से कम बोर्ड का जो भी काम है वो ढंग से होगा। सरकार अपनी इस पहल के पीछे भले ही वक्फ बोर्ड के कामकाज का हवाला दे रही हो, लेकिन बीजेपी ने इसका सीधा कनेक्शन सीएए से जोड़ दिया और राज्य सरकार पर इसका विरोध करने वालों को तवज्जो देने का आरोप लगा दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग नागरिकता कानून के विरोध में हैं, ऐसे लोगों को ये महाराष्ट्र की सरकार बड़े ओहदे दे रही है। इस बीच अब्दुल रहमान भी सामने आए और उन्होंने सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करने पर तो खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन सीएए के विरोध में उनके तेवर पहले जैसे ही दिखे। यहाँ पर जो हमारा रेजिग्नेशन लेटर है उसका एक्सेप्टेंस या जो इनविटेशन आया है सीईओ पोस्ट के लिए, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। मैं साफ साफ आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक विषय को लेकर के, एक मुद्दे को लेकर के मैंने अपना त्याग पत्र दिया था, वो मुद्दा कायम है। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने सीएए के समर्थन में कार्यक्रम करने वाले स्कूल को नोटिस भेजा था और अब सरकार ने इसका विरोध करने वाले अफसर को नौकरी का प्रस्ताव भेज दिया, जिसकी वजह से वहां की सियासत गर्मा गई। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के नागरिकता संशोधन कानून पर दिए बयान पर घमासान मच गया। सत्या नडेला ने अमेरिका के मैनहट्टन में एक कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन कानून पर मचे सियासी बवाल को दुखी करने वाला बताया, लेकिन अपने बयान में यह भी जोड़ दिया था कि वो किसी प्रवासी बांग्लादेशी को भारत में इन्फोसिस का सीईओ बनते देखना पसंद करेंगे। उनके इस बयान को विपक्ष ने तुरंत लपक लिया और सरकार से उनकी बात पर ध्यान देने की अपील की। You are living in a globally connected world. So what images flash out of India do concern Indians wherever they are in the world. विपक्ष का हमला बढ़ता देख बीजेपी भी सामने आई और सत्या नडेला के प्रवासी बांग्लादेशी वाली बात का जवाब दिया। कोई भी व्यक्ति भारत में तय रूल्स के अनुसार अप्लाई कर सकता है नागरिकता के लिए। अगर उसे नागरिकता मिलती है या उसे वर्क परमिट मिलता है तो वो भारत में काम भी कर सकता है और अपने टैलेंट के आधार पर कहीं भी आगे बढ़ सकता है। हालांकि संबित पात्रा से अलग बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सत्या नडेला पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया और उनकी समझ पर तंज कस दिया। सियासी घमासान के बीच दिल्ली में बड़ी तादाद में वकीलों ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ एक मार्च भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट के वकील भी शामिल हुए, जिन्होंने अपने हाथों में बैनर और पोस्टर ले रखे थे, जिन पर संविधान बचाओ और नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने जैसे नारे लिखे हुए थे।
वकीलों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नागरिकता कानून को देश के संविधान पर हमला बताया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटकर या माइनॉरिटी मेजोरिटी के नाम पर धर्मवाद फैला रहे हो। अगर आपने आत्मा पे हमला कर रहे हो तो आप देश के संविधान पे हमला कर रहे हो। वहीं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच के दौरान कुछ लोग नागरिकता संशोधन कानून के विरोध वाली टी शर्ट पहने नजर आए। इन लोगों की टी शर्ट पर नो सीएए नो एनआरसी लिखा था। बताया गया कि इन लोगों ने स्टेडियम में सीएए और एनआरसी के विरोध में नारेबाजी भी की। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले इन लड़के लड़कियों ने न्यूज 18 से बातचीत की और सीएए और एनआरसी को संविधान के खिलाफ बताया। ये कहते हैं कि अफगानिस्तान वाले के लिए है, बांग्लादेश के लिए है, पाकिस्तान के लिए। अफगानिस्तान से हमारा क्या रिश्ता था? पाकिस्तान बंटवारे में बटा था, बांग्लादेश बटा, तो अफगानिस्तान के लोग क्यों? कल को तालिबान के लोग आ जाएंगे, बोलेंगे मैं तो गणेश गुप्ता हूँ, तो आप उनको सिटीजनशिप दे देंगे। निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने की तारीख नजदीक आने के साथ ही जेल प्रशासन ने इनका रिकॉर्ड समेटना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब तक बिताई सजा के समय दोषी विनय को जेल के नियम तोड़ने के आरोप में सबसे ज्यादा 11 बार सजा हुई। बताया गया कि इस बीच पवन को 8 बार और मुकेश को 3 बार नियम तोड़ने की सजा दी गई। इस मामले में सबसे ठीक रिकॉर्ड अक्षय का रहा, जिसे सिर्फ 1 बार जेल नियम तोड़ने की सजा मिली। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने बताया कि जेल में रहने के समय अक्षय ने सबसे ज्यादा 69,000 रुपए कमाए, जबकि विनय ने 39,000, पवन ने 29,000 रुपए की कमाई की। वहीं दोषी मुकेश ने काम नहीं करने का विकल्प चुना था, इसलिए उसे कोई वेतन नहीं मिला। चारों दोषियों को 22 तारीख को फांसी पर लटकाना तय हुआ है, जिसके लिए जल्लाद पवन के 20 तारीख को तिहाड़ जेल पहुंचने की खबर है। चीन के गंसू प्रांत में मैनहोल में धमाका होने से एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। इस बच्चे ने मैनहोल के अंदर जलता हुआ पटाखा फेंक दिया था, जिसके बाद मैनहोल में जोरदार धमाका हो गया और बच्चा हवा में उछल गया। इससे पहले वो बच्चा अपने साथी के साथ वहां से गुजरता दिखा। तभी वहां मौजूद एक मैनहोल को देख बच्चे को शरारत सूझी और वो सड़क पर बैठकर उसके अंदर पटाखा डालने लगा। इस दौरान उसका साथी वहां से दूर हट गया, लेकिन लड़के ने जैसे ही आग लगाई, मैनहोल में जोरदार धमाका हो गया। धमाके की चपेट में आकर बच्चा उछलकर दूर जा गिरा, जबकि मैनहोल का ढक्कन भी हवा में कई फीट ऊपर उछल गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने बुरी तरह घायल बच्चे को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। फेसबुक भारत में जल्द ही टिकटॉक की तरह अपना वीडियो शेयरिंग ऐप लेसो लॉन्च करेगा। टिकटॉक के भारत में कारोबार को देखते हुए फेसबुक ने यह फैसला लिया है, क्योंकि भारत दुनिया भर में टिकटॉक का सबसे बड़ा बाजार है, जहां उसके 20 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। इसीलिए फेसबुक भारतीय बाजार में टिकटॉक की हिस्सेदारी में सेंध लगाने के लिए अपना ये ऐप लॉन्च करेगा। हालांकि अमेरिका में लेसो पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत में इसे कई बदलावों के साथ लॉन्च करने की तैयारी है। लेसो ऐप में वीडियो एडिटिंग टूल के अलावा कई तरह के इफेक्ट होंगे। साथ ही ये ट्विटर की तरह ट्रेंड और हैशटैग की भी जानकारी देगा। देश में जल्द ही पहला एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर यानी अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देने वाला सेंटर बनाया जाएगा। ये सेंटर बेंगलुरु के पास चल्लकेरे में बन रहा है, जिसमें अंतरिक्ष से जुड़े हर मिशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। दुनिया के कुछ ही देशों की स्पेस एजेंसियों के पास इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर है, इसलिए भारत समेत कई देश अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजते हैं। लेकिन इस सेंटर के बनने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह सेंटर अगले 3 साल में पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इस सेंटर में एक साथ 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी, जबकि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में एक साथ 13 अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देने की सुविधा है। तेलंगाना में निकाय चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर पैसे देकर वोट खरीदने का गंभीर आरोप लगाया। राज्य में 22 जनवरी को निकाय चुनाव होने हैं। अगर कोई कांग्रेस के लोग इनके पास ज्यादा दौलत है, ले लो आप, नो प्रॉब्लम। मेरी वजह से मिल रहा ना आपको, तो मेरे को खाली वोट दो। और मैं तो बोल रहा हूं कांग्रेस की रेट बढ़ाओ। मेरी कीमत 2000 रुपये नहीं है रे, बहुत ज्यादा कीमत है। ओवैसी ने आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया और उन्हें गंभीर होने की नसीहत दे दी। देखिए, ओवैसी जी को एक सलाह है, कोई भी अपनी जुबान कोई अच्छी बात या अच्छे कार्य के लिए भी इस्तेमाल कर लिया कीजिए। या तो तीखी जुबान या कोई
ऐसी आग लगाने दे विस्फोटक भाषण के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कांग्रेस पे टिप्पणी करने से पहले उसी जबान से आप बताइए कि उनका राजनीतिक जीवन हैदराबाद की सीमा से बाहर क्यों नहीं जा रहा। झारखंड के बाद अब दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन हो सकता है। खबरें हैं कि आरजेडी नेताओं ने तो कांग्रेस आलाकमान को 7 सीटों की एक लिस्ट भी सौंप दी है जिन पर वो अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं। और माना जा रहा है कि आरजेडी की कांग्रेस के साथ इस पर चर्चा भी हो गई है। आरजेडी का तो यहां तक दावा है कि अगले 48 घंटों में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर फैसला हो जाएगा। मुझको लगता है 48 घंटे में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। 10% हमने मांगा है, अगर वो 9.5 होता है, 9 होता है तो कोई दिक्कत नहीं। आरजेडी नेताओं को भले ही लग रहा हो कि वो झारखंड की तरह दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे, लेकिन खबरें हैं कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता इसके पक्ष में नहीं है। अब ये जो हाई कमांड है ये इनके हाथ में होता है, ये समझौते करना नहीं करना या किससे क्या बात हो रही है वो हमारे स्तर पर नहीं होती। दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन की कोशिशों पर तो विपक्ष ने चुटकी लेने भी शुरू कर दी है। दोनों मुर्दे मिलकर के जिंदा आदमी नहीं बन जाते। यहाँ कांग्रेस पार्टी भी नॉन स्टार्टर है और आरजेडी का तो पिछले कई सालों से वजूद भी नहीं है। फडणवीस के चुनाव पर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा। अहमदाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर विदेशी नागरिकों ने पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया। यूपी के सहारनपुर में रिहायशी इलाके में आए बारासिंगा को कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर ट्रक और बस की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। फंड की कमी से बंद होने की कगार पर पहुंचे मुंबई के वाडिया अस्पताल को उद्धव सरकार ने 46 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। राजस्थान के चूरू में 3 ग्रामीणों पर हमला कर चुके पैंथर को लोगों ने पीट कर मार दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मथुरा रोड से कालिंदी कुंज के बीच पिछले 1 महीने से बंद सड़क को खोलने के मामले में पुलिस को कानून के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस फैसले से याचिकाकर्ता निराश दिखे। कहा जा रहा है कि कोर्ट ने एक तरह से यह दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया है कि वो कैसे इस सड़क को खुलवाती। और दिल्ली पुलिस पर फैसला छोड़ने का मतलब ये निकाला जा रहा है कि अभी कुछ दिन और कालिंदी कुंज वाला रास्ता बंद रहेगा। ये रास्ता नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले 30 दिनों से चल रहे प्रदर्शन की वजह से बंद है। इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई, जिसका कोर्ट ने अपने आदेश के बाद निपटारा कर दिया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के कोई निर्देश ऐसे मौखिक तौर पर नहीं किए गए हैं। मुद्दा ये है कि आप लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे निजात दिलाया जाए। अब ये अथॉरिटीज पर है वो क्या डिसीजन लेती हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं भी ये नहीं कहा कि पुलिस को कब तक ये कार्रवाई करनी होगी। एक तरह से कोर्ट ने ये पुलिस पर छोड़ दिया कि वो कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है वो करे और रास्ता खुलवाए। हालांकि इस फैसले से लोग नाखुश हैं, क्योंकि उन्हें शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन की वजह से मुश्किल उठानी पड़ रही है। घर से पहले 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है जॉब के लिए। उस चीज के लिए ये कब तक चलेगा, कोई बताएगा इस चीज के बारे में? पहले यहाँ से ऑटो 10 रुपया लेता था, अब 10 के बदले 20 लेता है। फिर भी महामाया ले जाता है, महामाया से नोएडा जाते हैं और इधर से तो पैदल ही जाते हैं, पैदल ही आते हैं। कालिंदी कुंज की सड़क नंबर 13A पिछले 30 दिन से बंद है। ये सड़क नोएडा को दिल्ली और हरियाणा से जोड़ती है। ऐसे में वहां के लोगों को अब पुलिस से ही उम्मीद है कि वो जल्द ये सड़क खुलवाएगी। पिछले 1 महीने से दिल्ली के सरिता विहार को नोएडा से जोड़ने वाली सड़क बंद है। इसके पीछे की वजह ये कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर शाहीन बाग है और शाहीन बाग में 20 सड़क पर प्रदर्शनकारी पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ब्रॉडबैंड और 2G इंटरनेट की सेवा बहाल हो गई। कश्मीर में अस्पताल, बैंक और दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट बहाल हुआ। वहीं पर्यटन को ध्यान में रखते हुए होटल को भी इसमें शामिल किया गया, जबकि जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में मोबाइल पोस्टपेड 2G इंटरनेट सेवा बहाल की गई। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 17 जनवरी को अपने सबसे ताकतवर सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। जानकारी के मुताबिक यूरोपीय स्पेस एजेंसी फ्रेंच गयाना से 17 जनवरी को सैटेलाइट GSAT-30 को लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को यूरोपियन रॉकेट अरियन 5 की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसकी मदद से देश की संचार व्यवस्था पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। साथ ही GSAT-30 सैटेलाइट की मदद से देश में इंटरनेट टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी की शुरुआत होगी। इसके अलावा इस सैटेलाइट की मदद से उन इलाकों में भी मोबाइल सेवा की शुरुआत हो सकेगी जहां अभी तक मोबाइल सेवा नहीं पहुंच सकी। करीब 3100 किलोग्राम का GSAT-30 सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद 15 साल तक काम करता रहेगा।
अमेरिका के ओहायो में कैंसर को मात देकर स्कूल लौटे 6 साल के एक बच्चे का उसके साथियों ने जोरदार स्वागत किया। ओलिवर जिपे नाम के इस बच्चे को सिर्फ 3 साल की उम्र में ही कैंसर हो गया था, लेकिन 3 साल बाद जब वो कैंसर को मात देकर दोबारा अपने स्कूल पहुंचा तो उसका हीरो की तरह स्वागत किया गया। जिपे के स्वागत में स्कूल के उसके तमाम साथी, टीचर 2 कतारों में खड़े हो गए। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर घुसा, सभी उसके लिए तालियां बजाने लगे। स्वागत से खुश जिपे भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा। इसके बाद जैसे ही वो वहां मौजूद अपने माता पिता के पास पहुंचा, उन्होंने उसे गले लगा लिया। जिपे के स्वागत का ये वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विधायक सुनीता पटेल ने अपनी ही सरकार पर रेत माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। सुनीता पटेल नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा सीट से विधायक हैं, जिन्होंने एक मेले के उद्घाटन समारोह में आरोप लगाया कि नर्मदा नदी में रेत का अवैध खनन रोकने में उनकी पार्टी और प्रशासन ने ही रोड़े अटकाए। 1 साल हो गया मैं चैन से नहीं रह पा रही। सुबह शाम फोन लगाती हूँ, यहाँ से रेत जा रही, वहाँ से रेत जा रही है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी थैला में छुपे रुपये ढूंढ लेते हैं, तिजोरी में रखे चोर पैसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन थानों के सामने से ट्रक धारक नहीं दिख रही है। मेरी हसरत की बात है। खास बात ये रही कि कांग्रेस की विधायक ने ये गंभीर आरोप मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री विजय लक्ष्मी साधो और लखन घनघोरिया की मौजूदगी में लगाए। लिहाजा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने सुनीता पटेल के बयान पर कांग्रेस को घेर लिया। हमें किसी तरह का कोई आश्चर्य नहीं है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये सरकार केवल और केवल रेत माफिया और शराब माफिया को संरक्षण देने का काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद में कार्यक्रम में हिस्सा लिया और एक घर की छत पर कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाई। इस बीच वहां उनकी पत्नी भी मौजूद रही, जिन्होंने मांझे की फिरकी पकड़ रखी थी। तो वहीं अमित शाह एक मंझे हुए पतंगबाज की तरह पतंग उड़ाते रहे। अमित शाह को पतंगबाजी करते देखने के लिए आसपास के घरों की छतों पर लोगों की भीड़ जुटी। कुछ देर तक पतंग उड़ाने के बाद अमित शाह ने आसमान में गुब्बारे भी उड़ाए। बाद में अमित शाह ने वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मुंबई पुलिस ने बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का करीबी एजाज लकड़ावाला अपनी महंगी जैकेट, सिगरेट और गमछे की वजह से उसकी पकड़ में आया। पुलिस के मुताबिक वो जब एजाज लकड़ावाला को ढूंढ रही थी तब उसके पास उसकी सिर्फ एक ही तस्वीर थी। ये तस्वीर भी 23 साल पुरानी थी। ऐसे में एजाज लकड़ावाला की पहचान कर पाना मुश्किल था। मुंबई पुलिस ने मदद के लिए एजाज लकड़ावाला की बेटी से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। दावा है कि पूछताछ में जांच टीम को पता चला कि सर्दी हो या गर्मी, लकड़ावाला काली और भूरे रंग की जैकेट जरूर पहनता है। इसके अलावा जांच टीम को यह भी पता चला कि उसके गले में गमछा भी जरूर रहता है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक एजाज लकड़ावाला गले पर गोलियों के निशान छिपाने के लिए ये गमछा पहनता था। इसके अलावा उसकी बेटी से यह भी पता चला कि उसके दाएं हाथ में खास ब्रांड की सिगरेट की डिब्बी हमेशा रहती है। इन्हीं जानकारियों की मदद से मुंबई पुलिस एजाज लकड़ावाला तक पहुंच सकी और उसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पीएम मोदी ने मकर संक्रांति के उत्सव की तस्वीर साझा की। गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मनाए गए मकर संक्रांति उत्सव की तस्वीरें पीएम मोदी ने ट्वीट कर साझा की। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ 3 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंच गए। आज वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में रुई से भरे ट्रक में आग लग गई, जिस वजह से वहां लंबा जैम लग गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद तनाव बढ़ गया। वहां पत्थरबाजी होने पर पुलिस बल तैनात किया गया। कर्नाटक के कोप्पल में मकर संक्रांति मनाने के समय युवक ने रस्सी की मदद से कार को काफी दूर तक खींचा। मध्य प्रदेश के मंडला में पुलिस वाले का रिश्वत लेने का वीडियो सामने आने पर जांच के आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पारंपरिक खेल जलीकट्टू का आयोजन किया गया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2014 में इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में जलीकट्टू का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और परंपरा के मुताबिक पहले सांडों और बैलों को गुस्सा दिलाया गया, फिर उन्हें काबू किया गया। इस दौरान कई सांड लोगों की भीड़ के बीच दौड़ते नजर आए, जिनमें कुछ को लोगों ने काबू करने की कोशिश की और उनके सींग पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद हर साल पोंगल के त्योहार के दिन इस खेल का आयोजन किया जाता है, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो जाते हैं।
आज 72वां सेना दिवस है और इस मौके पर गोवा की राजधानी पणजी में एक मेले का आयोजन किया गया जिसमें सेना के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए कई कार्यक्रम रखे गए। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। कार्यक्रम के समय जवानों ने अपनी ताकत दिखाई। सेना के हेलीकॉप्टर ने आसमान में करतब दिखाए। सेना में शामिल डॉग स्क्वाड भी कार्यक्रम का हिस्सा रहा। सेना दिवस पर वहां प्रदर्शनी भी चल रही है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी विधायक विपिन सिंह एक आदमी की पिटाई वाले वीडियो पर घिर गए। पिटाई की यह घटना 9 दिन पहले की बताई गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि बीजेपी विधायक अपनी गाड़ी से उतरे और वहां खड़े एक आदमी को थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान बीजेपी विधायक का गार्ड भी वहां पहुंच गया और वो भी आदमी से धक्का मुक्की करने लगा। थोड़ी देर बाद विधायक अपनी गाड़ी में वहां से चले गए। गाड़ी पर विधायक लिखा स्टिकर भी लगा नजर आया। बताया गया कि जिस आदमी की पिटाई की गई वो विधायक के पड़ोसी का ड्राइवर था। आरोप है कि विधायक के पड़ोसी के घर में गेट बनवाने का काम चल रहा था, जिसका कुछ सामान सड़क पर बिखरा पड़ा था और इसी बात से विधायक भड़क गए। काम हो जाएगा तो हम गेट अंदर कर लेंगे। उससे गाली गुप्ता देने लगे। उसके बाद हमको मार दिए और उसके बाद उनका गन्ना भी मारने चला आया। अपनी पार्टी के विधायक का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा सामने आए और पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और प्रदेश में कानून का राज है और कानून को किसी को भी हाथ में नहीं लाना चाहिए। यूपी के बरेली में बदमाशों ने दारोगा के घर से लूटपाट की। यूपी के बरेली में बदमाशों ने एक थानेदार के घर परिवार वालों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ के संजय गांधी मेडिकल संस्थान में पहली बार पार्किंसन बीमारी से जूझ रहे मरीज की कामयाब सर्जरी हुई। लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने महिलाओं पर बढ़े अपराध को बड़ी चुनौती बताया। दिल्ली के सीलमपुर में हुई हिंसा के आरोपी अब्दुल रहमान को आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। मकर संक्रांति पर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने दही चूड़ा भोज किया और पतंग भी उड़ाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। सऊदी अरब के ताबुक प्रांत में हुई भारी बर्फबारी के बाद वहां सैलानियों की भीड़ जुट गई। मौसम में हुए बदलाव के बाद वहां तापमान 0 से भी नीचे चला गया था, जिसके बाद वहां भारी बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी की वजह से रेतीले पहाड़ पूरी तरह सफेद नजर आने लगे। कई जगहों पर तो बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई। पेड़ पौधे भी पूरी तरह बर्फ से ढके दिखे। बर्फबारी की जानकारी मिलते ही वहां सैलानियों की भीड़ जुटने लगी। इस दौरान लोग जमकर मस्ती करते भी नजर आए। हालांकि अचानक हुई बर्फबारी ने लोगों की दिक्कतें भी बढ़ा दी। पहाड़ पर भेड़ों के साथ मौजूद चरवाहे बर्फबारी में ही फंस गए। छुट्टियां मनाने आए लोगों के टेंट भी पूरी तरह बर्फ में ढके नजर आए। हालात ऐसे हो गए कि वहां गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया। कई गाड़ियां बर्फ से ढकी नजर आईं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी। लद्दाख में बर्फीले तूफान में कई पर्यटक फंस गए, जिसके बाद सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बर्फ के बीच फंसे 6 पर्यटकों को लेह में सेना के मेडिकल सेंटर ले जाया गया। खराब मौसम की वजह से सभी बीमार हो गए थे। एसबीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में आर्थिक मंदी की वजह से इस साल नौकरियों की संख्या में करीब 16 लाख की कमी आ सकती है। यह रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोविडेंट फंड के आंकड़ों के आधार पर तैयार की, जिसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2019 में पूरे देश में 89,70,000 लोगों को नई नौकरियां मिली थी, जबकि वित्त वर्ष 2020 में 73,90,000 नए रोजगार मिलने का अनुमान लगाया गया। इसमें नेशनल पेंशन स्कीम वाली सरकारी और प्राइवेट नौकरियों का आंकड़ा शामिल नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया कि असम, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नए रोजगार में सबसे ज्यादा कमी आई है और रोजगार की कमी की वजह से इन राज्यों के मजदूरों का पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में पलायन बढ़ा है। एसबीआई की रिपोर्ट में दिल्ली को मजदूरों का सबसे पसंदीदा शहर बताया गया, जहां लोगों को रोजगार मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद नजर आती है।
यूपी के बरेली में बदमाशों ने एक दारोगा के परिवार को बंधक बनाया। बदमाश खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर घर में दाखिल हुए, जिसके बाद उन्होंने दारोगा की पत्नी को बंधक बनाया और फिर डरा धमकाकर कैश और जेवर लूट लिए। बताया गया कि बदमाश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी साथ ले गए। बरेली में रहने वाले दारोगा पुष्कर गंगवार पीलीभीत में तैनात हैं। दारोगा के घर लूट की वारदात के बाद पुलिस ने कई टीमें गठित की और जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा किया। गन दिखा रहे थे मुझे कि मार दूंगा इस बच्ची को, मुझे इतना डरा दिया था। और चाकू था, एक रॉड थी उनके पास छोटी मोटी सी, और चाकू काफ़ी बड़ा था। चाकू दिखा रहे थे मुझे, बोले बताओ माल कहाँ है, घर में कहाँ रखती है। मैं कहा मेरे पास कुछ नहीं। बोले जल्दी 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 बोल देगी, जितना जल्दी बोल देगी उतनी जल्दी तू छूट जाएगी। जी हाँ, तो मैंने कहा जो कुछ है सामने है आप सब खोल लीजिए और जो जहाँ मिले आपको ले जाइए। लोगों को महिलाएं थी और एक बुजुर्ग थे, उनको कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने लूटपाट की और वहां से चलेंगे। प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम यहाँ मौके पे पहुंच गई, मौका मुआयना कर लिया गया। फील्ड यूनिट द्वारा भी इसको पड़ताल कर ली गई है। टीमें हमारी लग गई हैं ऑलरेडी, पिछले 1 घंटे से हमारी टीमें इस पे काम कर रही हैं। हमें पूरा यकीन है जल्दी इस मामले का खुलासा होगा और मुलजिम पकड़े जाएंगे। इन्होंने कहा था कि हम पड़ताल करने आए हैं, जाँच करने आए हैं। अंदर जाके अपने आप को क्राइम ब्रांच बताया था।